सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि इशिका के कमरे में जिंदगी का शोर बढ़ चुका था। वह बिस्तर से ऐसे उछली जैसे किसी ने उसके नीचे स्प्रिंग लगा दी हो। 22 साल की उम्र भी अजीब होती है, ना बचपन पूरा जाता है ना जवानी पूरी आती है। इंसान बस बीच में ही अटका रहता है। और इशिका तो वैसे भी घर भर की लाडली थी, जिसके नखरे उठाते उठाते घर वालों की कमर टेढ़ी हो चुकी थी। मगर मजाल है जो मैडम के माथे पर बल भी आए। वह सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई और खुद को ऐसे गौर से देखने लगी जैसे आज ही कोई नया चेहरा नजर आया हो। पीले रंग का चमकता दमकता कुर्ता पहने वह सच में सूरजमुखी के फूल जैसी लग रही थी, जिसका रुख हमेशा सूरज की तरफ होता है। और उसकी जिंदगी का सूरज थे डॉक्टर समर कुमार। वही समर जो घर में ऐसे घूमते थे जैसे अभी अभी कोई जंग जीत कर आए हों। इतनी संजीदगी की उनके सामने सांस लेने से पहले भी इजाजत लेनी पड़े। इशिका ने दुपट्टे को सिर पर ऐसे जमाया जैसे वह दुपट्टा नहीं बल्कि किसी सर्जन की कैप हो। नाक पर नकली चश्मा टिकाया और खुद से बोली, नमस्ते डॉक्टर इशिका, समर कपूर, कैसी हैं आप? आज तो हॉस्पिटल में मरीजों ने नाक में दम कर रखा होगा ना। उफ, ये पॉपुलैरिटी भी। वह अपनी इस एक्टिंग पर खुद ही फिदा हो रही थी। उसके दिमाग के किसी कोने में यह फिल्म रोज चलती थी, जहां वह समर की पत्नी बनकर पूरे हॉस्पिटल पर राज करती थी। मगर हकीकत इस सपने से बहुत दूर थी। समर उससे पूरे 6 साल बड़े थे और उसे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वह कोई कम उम्र की लड़की हो, जिसका काम सिर्फ शोर मचाना हो। घर में सबको उसने सख्त हिदायत दे रखी थी कि खबरदार जो किसी ने उसे सिर्फ इशिका कहा। मैं डॉक्टर इशिका हूँ, मेडिकल के फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन हो चुका है। मैडम के पांव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। हालांकि अभी उसे यह भी नहीं पता था कि सिर दर्द की गोली कौन सी होती है और पेट दर्द की कौन सी। खैर, ये बातें बात की थी। आज का मिशन कुछ और था। आज मैदान साफ था। समर हॉस्पिटल गए हुए थे और घर में शांति थी। दादाजी अपने योगा में मगन थे और दादी किचन में काम वालियों को निर्देश दे रही थी। इशिका ने चोर नजरों से इधर उधर देखा। वह बिल्ली की तरह दबे पांव समर के कमरे की तरफ बढ़ गई। समर का कमरा घर का वह इलाका था जहां कदम रखने के लिए मानो इजाजत चाहिए होती थी। वहां की हर चीज इतनी सलीके से रखी होती थी कि अगर हवा भी गुजरे तो पूछ कर गुजरे। इशिका ने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो उसके दिल की धड़कन तेज रफ्तार ट्रेन जैसी हो गई। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका और समर के महंगे परफ्यूम की खुशबू ने उसका स्वागत किया। यह खुशबू इशिका की सबसे बड़ी कमजोरी थी, महक जो सीधा दिमाग पर असर करती थी। वह आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए अंदर दाखिल हुई। कमरा क्या था, पूरे सलीके और अनुशासन का नमूना था। ग्रे और ब्लैक थीम में सजा हुआ, जहां एक भी चीज अपनी जगह से हिली हुई नहीं थी। इशिका ने मन ही मन सोचा, यार ये इंसान बोर नहीं होता क्या? कभी तो कुछ इधर उधर फेंक दे, कोई कपड़ा कुर्सी पर लटका रह जाए। मगर नहीं, समर साहब से गलती होना नामुमकिन था। वह सीधे उनकी स्टडी टेबल तक पहुंची, जहां मेडिकल की भारी भरकम किताबें ऐसे रखी थी मानो उसे घूर कर कह रही हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर कार्टून देखो। इशिका ने मुंह बनाते हुए उन किताबों को छुआ और टेबल पर रखा सामान छेड़ने लगी। उसने समर का महंगा स्टेथोस्कोप उठाया, उसे गले में डाला और शीशे के सामने खड़े होकर सीना तानते हुए बोली, तो मिस्टर मरीज, आपके दिल की हालत तो बहुत खराब है। लगता है तुम्हें इश्क हो गया है और इसका इलाज सिर्फ डॉक्टर इशिका के पास है। वह खुद ही मरीज थी और खुद ही डॉक्टर। तभी उसकी नजर ऑटोस्कोप पर पड़ी। उसने कान देखने वाला वो उपकरण उठाया, बत्ती जलाई और आईने में अपना ही कान देखने लगी। फिर खुद ही हंस पड़ी और बोली, अरे इशिका, क्या ढूंढ रही हो? दिमाग तो है नहीं, बस खाली जगह है, इसीलिए ही तो आवाज गूंजती होगी। वह अपनी ही बेवकूफियों पर खुश हो रही थी कि अचानक उसकी नजर टेबल के दाहिने तरफ रखे एक मॉडल पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी।
यह इंसानी दिल का एनाटॉमी मॉडल था, जिसके अलग अलग हिस्से खोले जा सकते थे। यह मॉडल समर का बहुत प्रिय था। उसे उसके पसंदीदा प्रोफेसर ने गिफ्ट किया था और समर इसे अपनी सबसे कीमती चीजों में गिनता था। इशिका के हाथों में जैसे खुजली होने लगी। उसने मन ही मन सोचा, चलो जरा देख ही लेते हैं कि इस पत्थर दिल इंसान के पास दिल का मॉडल कैसा लगता है। उसने बहुत संभल कर उस मॉडल को उठाया। वह प्लास्टिक और फाइबर से बना बेहद बारीक और सलीकेदार मॉडल था। इशिका उसे घुमा फिरा कर देखने लगी और बुदबुदाई, अच्छा, तो यहाँ से खून पंप होता है। वैसे समर जी के दिल में खून नहीं, बर्फीला पानी बहता होगा, तभी तो इतने ठंडे हैं। वह ख्यालों में खोई खुद को दुनिया की सबसे बड़ी हार्ट स्पेशलिस्ट समझ रही थी कि तभी अचानक बदकिस्मती से दरवाजे पर खटखटाहट हुई। उसके हाथ शायद पसीने से गीले हो चुके थे। मॉडल उसकी पकड़ से फिसला और ग्रेविटी के नियम का पालन करते हुए सीधा नीचे संगमरमर के सख्त फर्श की ओर गिरा। इशिका ने उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज छनाक की आवाज गूंजी, जैसे कोई कांच का गिलास टूट गया हो, मगर यह आवाज उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। यह इशिका की बर्बादी का ऐलान थी। मॉडल फर्श पर गिरते ही 2 बड़े टुकड़ों में टूट गया और उसके छोटे छोटे हिस्से ऐसे बिखर गए जैसे किसी धमाके के बाद मलबा फैल जाता है। पूरे कमरे में भयानक खामोशी छा गई। इशिका का रंग ऐसे उड़ गया जैसे शरीर से सारा खून निकल गया हो। हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। उसने कांपती नजरों से नीचे देखा। वह खूबसूरत दिल अब टूटा हुआ पड़ा था, बिल्कुल वैसे जैसे किसी का दिल टूट जाता है। फर्क बस इतना था कि यहाँ किसी आशिक का नहीं, बल्कि इशिका की सामत का मामला था। ओह नो, ये क्या हो गया? आज तो समर जी मेरा बुरा हाल कर देंगे। वह वहीं फर्श पर बैठ गई और कांपते हाथों से टूटे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करने लगी, मगर वे जुड़ने वाले नहीं थे। दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसके दिमाग में एक के बाद एक बहाने आने लगे। कह दूं कि बिल्ली आ गई थी, या खुद गिर गया, या हवा से गिर गया, मगर समर के सामने झूठ बोलना सीधे मुसीबत को बुलाने जैसा था। अभी वह अपने आंसू पोंछ ही रही थी कि बाहर बरामदे से भारी कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। यह सिर्फ कदमों की आवाज नहीं थी, यह समर कुमार के आने का ऐलान था। इशिका के रोंगटे खड़े हो गए। समर आ चुके थे। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि कमरे का एकलौता दरवाजा वहीं था जहां से तूफान अंदर आने वाला था। वह घबराहट में चूहे की तरह इधर उधर भागी, कभी मेज के नीचे घुसने की कोशिश की, कभी अलमारी के पीछे छुपने की, मगर कहीं जगह नहीं मिली। तभी उसकी नजर खिड़की पर लगे भारी मखमली पर्दों पर पड़ी। वह झपट कर पर्दों के पीछे जा छुपी और खुद को दीवार से सटा लिया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था समर दरवाजे से ही उसकी धड़कन सुन लेंगे। अगले ही पल दरवाजा खुला और समर कमरे में दाखिल हुए। वह बेहद थके हुए लग रहे थे। पूरा दिन ऑपरेशन थिएटर में खड़े रहने के बाद उन्हें बस सुकून चाहिए था। उन्होंने टाई ढीली की, कोट उतार कर सोफे पर डाल दिया। वह पानी पीने के लिए जग की तरफ बढ़े ही थे कि अचानक उनके कदम रुक गए। उनकी सिक्स सेंस खतरे की घंटी बजा रही थी। कमरे की हवा बदली हुई थी, चीजें अपनी जगह से जरा सी हिली हुई थी, और सबसे बढ़कर फर्श पर बिखरा हुआ मंजर। समर की नजरें टूटे हुए हार्ट मॉडल पर टिक गईं। जो चेहरा कुछ देर पहले थकान से भरा था, अब गुस्से से तमतमाने लगा। आंखों में जैसे आग भड़क उठी। उन्होंने दांत पीसते हुए मुट्ठियां भींच ली और चीखते हुए बोले, किसकी हिम्मत हुई मेरे कमरे में घुसने की? उनकी आवाज इतनी सख्त थी कि पर्दे के पीछे छुपी इशिका के पैर कांपने लगे। वह आंखें बंद किए मन ही मन सोचने लगी कि काश मैं गायब हो जाती, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घबराहट में उसका एक पैर पर्दे से बाहर निकल आया, जैसे खुद ही बता रहा हो कि वह यहीं है। समर की पैनी नजरों से वह छुप नहीं सका। वह झपटे और एक ही झटके में पर्दा हटा दिया। सामने इशिका दीवार से चिपकी खड़ी थी, चेहरा पीला पड़ा हुआ, आंखें आंसुओं से भरी और हालत ऐसी जैसे अभी सजा सुनाई जाने वाली हो। समर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचा
और अपने सामने खड़ा कर दिया। इशिका, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? समर का लहजा इतना ठंडा और कठोर था कि इशिका की बची खुची हिम्मत भी टूट गई। वह हकलाते हुए बोली, वो समर जी, मैं बस देख रही थी, गलती से हाथ लग गया। सच में मैं तोड़ना नहीं चाहती थी। समर ने टूटे हुए मॉडल की तरफ इशारा किया और कड़वे स्वर में बोले, गलती से? यह गलती नहीं होती इशिका, यह तुम्हारी लापरवाही और बचपना है। तुम समझती क्या हो? डॉक्टर बनना कोई खेल नहीं है। यह मॉडल कोई खिलौना नहीं था। यह मेरी मेहनत और मेरी यादों से जुड़ी चीज थी। तुम जैसी गैर जिम्मेदार लड़की डॉक्टर बनना तो दूर, नर्स बनने के भी लायक नहीं हो। तुम्हें बस नुकसान करना आता है। इशिका के आंसू अब सैलाब बनकर बह रहे थे। समर के शब्द किसी कोड़े की तरह उसके वजूद पर बरस रहे थे। वह उसे इतना सख्त पहले कभी नहीं लगा था। समर ने गहरी सांस ली और अपने माथे को उंगलियों से दबाया, जैसे अपने गुस्से पर काबू पा रहा हो। फिर उसने इशिका की आंखों में आंखें डालकर ऐसी बात कही जो इशिका के दिल पर हमेशा के लिए लिख गई। देखो इशिका, इस नुकसान की कीमत तुम पर उधार है। अभी तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, केवल इन आंसुओं के। जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी और सच में डॉक्टर बन जाओगी, उस दिन मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल करूंगा। अब जाओ मेरी नजरों के सामने से। इशिका रोती हुई कमरे से भाग गई। समर के गुस्से से ज्यादा उसे उसकी बातों ने तोड़ दिया था, खासकर यह जुमला कि तुम कभी डॉक्टर नहीं बन सकती। यह वाक्य उसके भीतर गहरा धंस गया था। वह अपने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। शाम तक उसने कुछ भी नहीं खाया। घर वालों ने समझा कि शायद पढ़ाई का दबाव है या तबीयत ठीक नहीं है, मगर असली दर्द तो समर का व्यवहार था। शाम ढलते ही उसके कमरे में बिहान और विनय की एंट्री हुई। ये दोनों घर के मस्करे और इशिका के क्राइम पार्टनर थे। बिहान समर का छोटा भाई था, मगर स्वभाव में दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। वह हर वक्त हंसता रहता था और विनय उसका कजिन, जो हमेशा अपनी मंगेतर के ख्यालों में खोया रहता था। दोनों ने इशिका का उतरा हुआ चेहरा देखा तो एक दूसरे को देखने लगे। बिहान ने बेड पर छलांग लगाई और बोला, ओए मेरी डॉक्टर, क्या हुआ? किसने हमारी शहजादी का दिल दुखा दिया? कहीं उस हिटलर भैया ने फिर से क्लास तो नहीं ले ली? इशिका ने सूजी हुई आंखों से उनकी तरफ देखा और हल्का सा सिर हिला दिया। विनय ने जेब से चॉकलेट निकाली और इशिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यार छोड़ो भी, भैया को तो गुस्सा करने की आदत है। उनकी पैदाइश के वक्त भी नर्स डर गई होगी कि बच्चा रो क्यों नहीं रहा, बस घूर क्यों रहा है। इस बात पर इशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बिहान ने मौका देखकर अपनी भड़ास निकाल दी। देखो इशिका, हमारी हालत तुमसे भी खराब है। दादाजी ने फरमान सुना दिया है कि जब तक बड़े साहब यानी कि समर भैया की शादी नहीं होगी, तब तक हम दोनों भी कुंवारे ही मरेंगे। और समर भैया हैं कि शादी का नाम सुनते ही ऐसे भागते हैं जैसे मरीज ऑपरेशन थिएटर से भागता है। हमारे रिश्ते तय हो चुके हैं, मगर शादी अटकी पड़ी है। कुछ तो करो यार। विनय ने भी बात बढ़ाई। हाँ, हमें तो पूरा शक है कि भैया के दिल में कोई है, वरना इतना हैंडसम डॉक्टर अब तक अकेला क्यों होता? हमें लगता है हॉस्पिटल में ही कोई चक्कर है, और तुम तो उनकी सबसे खास हो। मतलब वह तुम्हें डांटते हैं तो अंदर से प्यार भी तो करते होंगे ना कहीं दिल के किसी कोने में। चलो हमारे साथ कल हॉस्पिटल चलो, थोड़ी जासूसी करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। अगर कोई लड़की निकली तो हम दादाजी को बता देंगे। हमारी शादी का रास्ता भी साफ हो जाएगा और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। इशिका पहले तो हिचकिचाई, मगर फिर उसके अंदर का कौतूहल जाग उठा। वह भी जानना चाहती थी कि समर हॉस्पिटल में आखिर करता क्या है, और शायद वहां जाकर वह समर से सॉरी भी बोल दे और उसका मूड ठीक कर दे। उसने हामी भर दी। अगले दिन वे तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। इशिका ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी, बाल ठीक से संवारे और चेहरे पर हल्की सी उम्मीद सजा ली। हॉस्पिटल की सीमा में कदम रखते ही एक अजीब सी गंभीरता का एहसास हुआ, मगर ये तीनों अपनी मस्ती में ही थे। रिसेप्शन से पूछताछ कर वे समर के ऑफिस की ओर बढ़े।
जो पूरी तरह कांच से बना कैबिन था। अभी वे दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि इशिका के कदम वहीं थम गए। सामने का नजारा ऐसा था कि उसके दिल में एक और टीस चुभ गई। कांच के पार समर अपनी कुर्सी पर बैठा था और ठीक सामने मेज के उस पार एक आधुनिक और बेहद खूबसूरत महिला डॉक्टर बैठी थी। वह थी डॉक्टर श्रेया, समर की क्लास फेलो और अब कॉलीग। श्रेया खूबसूरती और आत्मविश्वास का पूरा पैकेज थी। परफेक्ट मेकअप, सिल्की बाल और चेहरे पर भरोसे से भरी मुस्कान। वह किसी बात पर हंस रही थी और समर भी उनके साथ खुलकर मुस्कुरा रहा था। जो समर घर में हमेशा पत्थर बना रहता था, वह यहाँ श्रेया के साथ खिलखिलाकर हंस रहा था। इशिका ने समर को ऐसे हंसते शायद कभी नहीं देखा था। बिहान ने विनय के कान में फुसफुसाकर कहा, भाई गेम ऑन है, ये तो फुल ऑन नंबर 1 लग रही है। तभी तीनों ने दरवाजा खटखटाया और अंदर चले गए। समर की हंसी एकदम रुक गई। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? बिहान ने दांत निकालते हुए कहा। जी भैया, हम इशिका को हॉस्पिटल दिखाने लाए थे। इसे डॉक्टर बनने का बड़ा शौक है, सोचा थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। डॉक्टर श्रेया ने अपना कॉफी मग मेज पर रखा और बड़ी बड़ी आंखों से इशिका को सिर से पैर तक देखा। उनकी नजरों में एक अजीब सी जांच थी, जैसे किसी अनजान चीज को परख रही हो। इशिका को अपनी साधारण सी ड्रेस और मासूम सा चेहरा उस चमकदार आत्मविश्वासी डॉक्टर के सामने बहुत ही छोटा और फीका लगा। श्रेया ने एक जहरीली सी मुस्कान के साथ समर की तरफ देखा और बोली, ओ समर, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यह एक प्रोफेशनल जगह है। यह कोई चिड़ियाघर या प्लेग्राउंड नहीं है कि तुम स्कूल के स्टूडेंट को पिकनिक पर ले आओ। यह लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसका काम तो घर में गुड़ियों से खेलना है। श्रेया का लहजा इतना तीखा और अपमानजनक था कि इशिका का दिल छलनी हो गया। चिड़ियाघर जैसे शब्द किसी ताने से कम नहीं थे। इशिका ने उम्मीद भरी नजरों से समर की तरफ देखा कि वह श्रेया को रोकेगा, उसे डांटेगा, कहेगा कि यह मेडिकल स्टूडेंट है, इसकी इज्जत करो। मगर समर खामोश रहा। उसने इशिका की तरफ ठीक से देखा तक नहीं और लापरवाही से बोला, हाँ श्रेया, तुम ठीक कह रही हो, ये बस ऐसे ही आ गए थे, शरारती हैं, इग्नोर करो। चलो हमें राउंड पर जाना है। समर अपनी कुर्सी से उठा, कोट सीधा किया और श्रेया के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाते हुए उसने इशिका को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जैसे वह वहाँ थी ही नहीं। इशिका वहीं जमी रह गई। उसके कानों में अजीब सी सनसनाहट होने लगी, आंखों में नमी तैर आई। मगर इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये अपमान के आंसू थे जो इंसान को अंदर से तोड़ भी देते हैं और बदल भी देते हैं। बिहान और विनय भी सन्न रह गए। बिहान बुदबुदाया, यार ये औरत तो बहुत बदतमीज है, चलो यहाँ से। मगर इशिका ने उसका हाथ थाम लिया। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि नाखून हथेली में चुभ गए। उसने जाते हुए समर और श्रेया को देखा और दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया। उसने अपने आंसू पोंछे और सिर ऊंचा कर लिया। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं थी, उसकी जगह एक अजीब सी आग और जुनून था। डॉक्टर समर कुमार, आपने आज मेरी मोहब्बत का नहीं, मेरे आत्मसम्मान का जनाजा निकाला है। आपने और आपकी इस दोस्त ने मुझे कम उम्र समझकर जो तमाशा बनाया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। अब यह लड़की ऐसी डॉक्टर बनेगी कि एक दिन आप खुद मुझे डॉक्टर इशिका कहने पर मजबूर होंगे। यह मेरा चैलेंज है, आपको भी और खुद को भी। उस पल इशिका के अंदर का मौसम पूरी तरह बदल चुका था। अब वहाँ मासूमियत नहीं थी, अब वहाँ एक तूफान जन्म ले चुका था जो सब कुछ बदल देने के लिए तैयार था। हॉस्पिटल के उस एक पल के बाद इशिका की अंदरूनी दुनिया उजड़ चुकी थी। वापसी के सफर में वह गाड़ी की खिड़की से सिर टिकाए बाहर भागते हुए नजारे देख रही थी, मगर उसकी आंखों के सामने सिर्फ श्रेया की वह तिरस्कार भरी मुस्कान और समर की बेरुखी घूम रही थी, जिसने उसकी आत्मा को घायल कर दिया था। उसे लग रहा था जैसे वह कांच के टुकड़ों पर चल रही हो, जहां हर कदम पर लहू रिश्ता है।
घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और आईने में अपनी सूरत देखते हुए खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ कि मुझे चिड़ियाघर का नमूना समझा गया? उसी रात उसने तय कर लिया कि अब वह इशिका नहीं रहेगी जो सबसे तवज्जो और मान की भीख मांगे। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और परीक्षा तैयार कर रखी थी। अगली सुबह घर का माहौल अजीब सा भारी था। दादाजी की तबीयत का बहाना बनाकर घर में तनाव फैला हुआ था। नाश्ते की मेज पर दादाजी ने ऐसा बम फोड़ा जिसने इशिका की बची खुची दुनिया भी हिलाकर रख दी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा कि मेरा समय करीब आ रहा है और मेरी आखिरी इच्छा है कि समर का घर बस जाए। मैंने तय कर लिया है कि इसी हफ्ते समर की शादी कर दी जाए। यह सुनते ही बिहान और विनय के चेहरों पर खुशी साफ झलकने लगी, जैसे अंदर ही अंदर जश्न मन रहा हो कि चलो बड़े भाई की शादी हो जाएगी तो अब हमारी बारी भी आएगी। मगर समर का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने नाश्ता अधूरा छोड़ा, कुर्सी को पीछे सरकाया और खड़ा हो गया। उसके माथे पर उभरी लकीरें साफ बता रही थी कि वह इस फैसले से खुश नहीं है। वह बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चला गया। पूरे घर में धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। दादी ने इशिका को इशारे से पास बुलाया और बोली, जा बेटी, तू ही दादाजी की लाडली है और समर की भी। तू ही जाकर उसे समझा कि वह दादाजी की बात मान ले। बिहान और विनय ने भी मौके का फायदा उठाया और बोले, यार जाना इशिका, अगर तूने भाई को मना लिया तो हम दादाजी से तेरी भी जान छुड़वा देंगे और किसी और लड़की का नाम भी आगे बढ़ा देंगे। इशिका भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी उसे पहाड़ जैसी लग रही थी। जब वह समर के कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो अंदर से आवाजें आ रही थीं। दरवाजा आधा खुला था और इशिका वहीं ठिठक गई। अंदर समर दादाजी से बात कर रहा था। दादाजी वहीं मौजूद थे। समर की आवाज में सख्ती थी जो इशिका ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह कह रहा था, दादाजी, आपने भावनाओं में आकर फैसला कर लिया है। शादी जिंदगी भर का साथ होती है। यह कोई गुड्डे गुड़िये का खेल नहीं है। इशिका अभी कम उम्र है। उसे दुनिया के उतार चढ़ाव की कोई समझ नहीं है। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल है और मैं 28 साल का एक मैच्योर इंसान हूँ। हमारा मानसिक स्तर कभी मेल नहीं खा सकता। मुझे ऐसी जीवन साथी चाहिए जो मेरे स्तर की हो, जो मेरे पेशे की बारीकियों को समझे, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। इशिका जैसी नादान और भावुक लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वह मेरे स्तर की नहीं है। दादाजी, आप मुझ पर और उस लड़की पर तरस खाइए और यह ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह इशिका के कानों में घुलते चले गए। खासकर मेरे स्तर की नहीं है और जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। जैसे शब्दों ने इशिका के वजूद को तोड़कर रख दिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकाल कर मसल दिया हो। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह गिर न जाए इसीलिए दीवार का सहारा लेना पड़ा। समर के लहजे की कड़वाहट और तिरस्कार ने उसके उस यकीन को पूरी तरह तोड़ दिया कि शायद समर कहीं न कहीं उसे प्यार करता होगा या कम से कम उसे पसंद तो करता होगा। आज उसे समझ आ गया था कि वह समर के लिए सिर्फ एक बोझ है, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे वह उठाना नहीं चाहता। इशिका उस बातचीत का अगला हिस्सा नहीं सुन पाई जहां समर ने कुछ नरमी से कहा था कि वह उसका करियर खराब नहीं करना चाहता। उसे पढ़ने दो, उसे अपनी पहचान बनाने दो। वह अधूरी सच्चाई का जहर लेकर उल्टे कदमों वापस मुड़ गई और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी। मगर आज उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा उसके भीतर फैल गया, बिल्कुल कब्रिस्तान जैसा। उसने तकिए में मुंह दबाकर अपनी चीखों को दबा लिया और उसी पल उसके अंदर की मासूम इशिका मर गई और एक पत्थर ने जन्म ले लिया। दूसरी तरफ दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और समर कुमार को इमोशनल ब्लैकमेलिंग के आगे घुटने टेकने पड़े और उसने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। मगर उसकी हाँ में खुशी नहीं, सिर्फ मजबूरी थी।
घर में शादी की तैयारियां आनन फानन में शुरू हो गईं। पूरा घर रोशनी से सजा दिया गया। हल्दी और मेहंदी की खुशबू ने माहौल को और खुशगवार बना दिया। मगर इस शोर शराबे के बीच दो दिल बिल्कुल खामोश थे। इशिका को जब मेहंदी में बिठाया गया तो वह पीले लहंगे में लिपटी किसी मोम की गुड़िया जैसी लग रही थी। उसकी सहेलियां उसे छेड़ रही थीं कि अरे वाह, डॉक्टर साहब की दुल्हन बनने वाली हो, कितनी खुशकिस्मत हो। मगर वह जानती थी कि यह किस्मत नहीं बदकिस्मती है। बिहान और बिना ढोल पर नाच रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनका रास्ता साफ हो रहा है, मगर उन्हें यह एहसास तक नहीं था कि वे अपनी ही प्यारी दोस्त की खुशियों का जनाजा उठा रहे हैं। शादी का दिन भी आ पहुंचा। इशिका को सुर्ख लाल दुल्हन के जोड़े में तैयार किया गया। गहनों के बोझ तले दबी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। जब उसे विवाह के लिए लाया गया, सबकी नजरें इशिका के झुके हुए सिर पर टिक गईं। एक पल के लिए उसके दिल में आया कि वह चीख कर कह दे कि नहीं, मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी जो मुझे अपने जूते की नोक के बराबर भी नहीं समझता। मगर फिर उसे दादाजी की इज्जत और परिवार का ख्याल आ गया। उनके बहुत एहसान थे इशिका पे। समर जब 6 साल का था तब दादाजी गांव से इशिका को घर लेकर आए थे। इशिका एक गरीब किसान की बेटी थी। उसकी पहले से ही 5 बेटियां थीं। लड़के की चाह में उसने एक और बच्चा किया और वह भी बेटी निकली, यानी कि इशिका। उसने इशिका को अपनाने से इनकार कर दिया और उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगा। लेकिन इशिका की किस्मत थी कि उस वक्त दादाजी वहां पहुंच गए और उन्होंने इशिका को बचा लिया। दादाजी ने जब इशिका के पिता से कहा कि वह ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं, तो उन्होंने दादाजी के पैर पकड़ लिए और बोले कि मेरी तो पहले से ही 5 बेटियां हैं और अब और बेटी पालने की मुझ में क्षमता नहीं है। तो दादाजी ने गुस्से से कहा कि अगर क्षमता नहीं है तो फिर और बच्चे क्यों कर रहे हो। तो वह किसान बोला कि मैंने सोचा था कि शायद बेटा हो जाएगा तो मेरा सहारा बनेगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत में बेटा है ही नहीं। अब मैं और बच्चे नहीं करूंगा, लेकिन इस बच्ची को पालना अब मेरे बस में नहीं है। दादाजी इशिका को घर लेकर आ गए थे और फिर इशिका इसी घर में रहने लगी। उसके साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं किया गया। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया, अच्छी परवरिश दी गई। वक्त के साथ जैसे जैसे इशिका जवान होने लगी, दादी को दिखने लगा कि वह समर को पसंद करती है और यह बात उन्होंने दादाजी को बता दी और दादाजी ने तय कर लिया कि वह इशिका की शादी अपने पोते समर से ही करवाएंगे। इशिका ने चुपचाप शादी स्वीकार ली। शादी के बाद जब समर और इशिका को रस्म के लिए साथ बिठाया गया तो दोनों के बीच एक अनकही दीवार खड़ी थी। फोटोग्राफर बार बार कह रहा था कि सर थोड़ा ऊपर आ जाइए, यहाँ मुस्कुरा दीजिए, मगर दोनों के चेहरों पर गहरी गंभीरता जमी हुई थी। समर कुमार ने कनखियों से इशिका को देखा जो सिर झुकाए बैठी थी। उसकी यह असामान्य खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम ठीक हो इशिका? मगर इशिका ने सिर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा, बस हामी से सिर हिला दिया। उसकी ठंडी बेरुखी समर को चुभ रही थी। विदाई का वक्त आया तो माहौल और भी भारी हो गया। जब इशिका अपने ससुराल के कमरे में पहुंची तो वह कमरा जो कभी उसके लिए मना किया हुआ इलाका था, आज उसका अपना था। मगर वहां उसे अपनापन नहीं बल्कि अजनबियत महसूस हो रही थी। कमरे को गुलाब के लाल फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। हवा में वही परफ्यूम की खुशबू थी जो कभी उसे दीवाना कर देती थी, मगर आज उसी खुशबू से उसका दम घुटने लगा। वह बिस्तर पर बैठने के बजाय सोफे पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और समर कुमार कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपनी शेरवानी उतारकर हैंगर पर टांग दी और एक गहरी सांस लेकर इशिका की तरफ मुड़ा। वह सोच रहा था कि इशिका घबराई हुई होगी, शायद रो रही होगी, मगर इशिका का अंदाज देखकर वह हैरान रह गया। इशिका ने अपना भारी दुपट्टा ठीक किया और खड़ी हो गई। उसने समर की आंखों में आंखें डालकर देखा। उन नजरों में वह पुरानी मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा ठहराव और जिद थी।
समर कुछ कह पाता उससे पहले ही इशिका बोल पड़ी। रुकिए समर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। उसका लहजा इतना साफ, ठंडा और लगभग पेशेवर था कि समर वहीं रुक गया। इशिका ने गहरी सांस ली और बोली, मैं जानती हूँ कि यह शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई है और दादाजी के दबाव में आकर आपने मुझे, एक नादान और कम समझ वाली लड़की को स्वीकार किया है। मैंने वह सब सुन लिया था जो आपने दादाजी से कहा था कि मैं आपके स्तर की नहीं हूँ और आप मेरे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। समर के चेहरे का रंग बदल गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि कोई यह सब सुन चुका होगा। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि इशिका ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। प्लीज, अब कोई सफाई नहीं, मुझे सहानुभूति की जरूरत नहीं है। मैंने एक फैसला किया है, जब तक मैं खुद को उस स्तर तक नहीं पहुंचा लेती जिसे आप अपना स्तर कहते हैं, जब तक मैं डॉक्टर बनकर यह साबित नहीं कर देती कि मैं आपकी पत्नी कहलाने के लायक हूँ, तब तक हमारा रिश्ता सिर्फ सीमित रहेगा। आप मेरे पति हैं, यह सच है, मगर मैं आपको आपका हक तब दूंगी जब मैं खुद को आपके बराबर खड़ा कर सकूंगी। यह मेरी शर्त है और अगर आपको यह मंजूर नहीं तो मैं अभी सबके सामने जाकर यह शादी का दिखावा खत्म कर दूंगी। समर हैरानी के समंदर में डूबता हुआ उसे देखता रह गया। यह वह इशिका नहीं थी जो कभी तितलियों के पीछे भागा करती थी। यह तो कोई और ही लड़की थी जिसकी आत्मसम्मान की ऊंचाई उससे भी कहीं ज्यादा थी। समर को अपनी कही हुई बातों पर पछतावा हुआ, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। उसने इशिका की आंखों में देखा, जहां आंसुओं का सैलाब थामे वह मजबूती से खड़ी थी। समर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने सिर झुका दिया। ठीक है डॉक्टर इशिका, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मुझे मंजूर है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम खुद को मेरे काबिल समझोगी। हालांकि तुम मेरे लिए हमेशा, वह वाक्य अधूरा छोड़ गया और खामोशी से तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गया। तुम बिस्तर पर आराम करो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। यह उनकी सुहागरात थी जो दूरी और गलतफहमियों की शिकार बन गई। दो लोग जीवन साथी थे, एक ही कमरे में थे, मगर रूहें मीलों दूर थीं। अगली सुबह रिसेप्शन हुआ और उसी के बाद दादाजी ने बिहान और विनय की शादी का भी ऐलान कर दिया और कुछ ही समय बाद उनकी शादी भी हो गई। घर में 3 बहुएं थीं, मगर इशिका सबसे अलग थलग थी। वह अपनी किताबों में डूब गई थी। वक्त ने अपने पंख खोले और तेजी से उड़ने लगा। 1 साल, 2 साल और 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में इशिका ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। वह चंचल और शरारती इशिका कहीं दफन हो चुकी थी। अब वह मेडिकल कॉलेज की सबसे मेहनती और गंभीर छात्रा थी। उसने चटकीले कपड़े पहनना छोड़ दिया था। अब वह हल्के रंग के सादे सूट पहनती, बालों को कसे हुए जूड़े में बांधती और आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा लगाए रहती। उसका पूरा दिन किताबों में गुजरता और रात को जल्दी सो जाती ताकि समर का सामना न करना पड़े। घर में वह एक मशीन की तरह काम करती, रोज समर के लिए नाश्ता बनाती और फिर चुपचाप अपनी दुनिया में लौट जाती। वह उसके कपड़े इस्त्री करती, मगर जुबान से एक शब्द भी नहीं निकालती। समर कुमार उसे चुपचाप देखता रहता और उसके मन में बार बार पुरानी इशिका को वापस पाने की चाह उठती। वह कई बार कोशिश करता कि उससे बात करे, मगर इशिका अपने चारों ओर खिंची हुई वह लकीर किसी को पार नहीं करने देती थी। समर को अपनी गलती का एहसास अंदर ही अंदर बहुत कचोटता था, मगर उसका अहंकार उसे माफी मांगने से रोक देता था। फिर वह दिन आया जिसने उनके रिश्ते में एक नया भूचाल ला दिया। इशिका मेडिकल कॉलेज के 3रे साल में थी और अपनी क्लास की सबसे होनहार छात्राओं में गिनी जाती थी। उस दिन कॉलेज के माहौल में एक अजीब सी हलचल और जोश था। हर तरफ कानाफूसी हो रही थी कि आज देश के सबसे मशहूर और कम उम्र के कार्डियक सर्जन डॉक्टर समर कुमार बतौर गेस्ट लेक्चर देने आ रहे हैं। लड़कियों ने अपने दुपट्टे ठीक किए और लड़कों ने अपने कपड़े संवार लिए, मगर इशिका का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वह जानती थी कि आज समर का सामना करना आसान नहीं होगा। वह जानबूझकर सबसे आखिरी पंक्ति में जाकर बैठ गई
और अपने सामने एक मोटी किताब खोल ली ताकि वह समर की नजरों से ओझल रह सके। मगर वह यह भूल गई थी कि समर की नजरें बाज जैसी थी जो भीड़ में भी अपने शिकार को पहचान लेती हैं। ऑडिटोरियम का दरवाजा खुला और एक गहरा सन्नाटा छा गया। डॉक्टर समर कुमार बेहद रौबदार अंदाज में गहरे नीले 3 पीस सूट में मंच पर आए। उनके चलने फिरने में ऐसा आत्मविश्वास और ठहराव था कि हॉल में मौजूद हर इंसान की सांसें थम सी गईं। उन्होंने मंच संभाला और माइक पर अपनी भारी और प्रभावशाली आवाज में लेक्चर शुरू किया। वह दिल की बीमारियों और सर्जरी की बारीकियों पर बोल रहे थे। पूरा हॉल ध्यान से उन्हें सुन रहा था, केवल इशिका के। उसकी नजरें किताब पर जमी थी और वह मन ही मन सोच रही थी कि यह वक्त जल्दी बीत जाए। लेक्चर के दौरान समर मंच से नीचे उतर आए और छात्रों के बीच घूम घूम कर समझाने लगे। अचानक चलते चलते वह रुक गए। उनका रुख सीधा आखिरी पंक्ति की तरफ हो गया। इशिका ने अपनी सांस रोक ली। समर की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, आप जो सबसे पीछे किताब के पीछे छुपकर बैठी हैं, जरा खड़ी हो। इशिका को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वह कांपते पैरों के साथ अपनी जगह से खड़ी हुई। पूरी क्लास की गर्दनें घूमकर उसकी तरफ उठ गईं। समर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल अजनबी सा ठंडापन। उसने इशिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैडम, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इंसानी शरीर का वह कौन सा अंग है जो इंसान के पैदा होने से पहले काम करना शुरू कर देता है और मरने तक बिना थके काम करता रहता है? यह सवाल इतना आसान था कि पहली साल का छात्र भी बता सकता था कि जवाब दिल है। क्लास में हल्की सी हंसी भी गूंज गई, मगर इशिका के लिए यह सवाल आसान नहीं था, क्योंकि सवाल पूछने वाला समर था। उसकी जीभ जैसे तालू से चिपक गई थी। जवाब उसके दिल में साफ था, मगर गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। समर की घूरती हुई निगाहें उसकी आवाज पर टिकी थी। इशिका घबरा गई। उसका दिमाग जैसे सन्न पड़ गया। घबराहट में उसके मुंह से गलत जवाब निकल गया। पूरी क्लास में ठहाका गूंज उठा। इशिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उस पर खौलता पानी डाल दिया हो। समर ने हाथ उठाकर क्लास को चुप कराया और एक कदम इशिका के करीब आ गया। उसके होठों पर एक तीखी और अफसोस से भरी मुस्कान थी। इशिका को देखते हुए उसने कहा, अफसोस, बहुत अफसोस की बात है। आप मेडिकल के 3रे साल में हैं और आपको यह भी नहीं पता कि दिल वह एकमात्र अंग है जो सबसे पहले धड़कना शुरू करता है। और जब आपको इतनी बुनियादी बातें नहीं पता तो आप मरीज की नाड़ी क्या समझेंगी? समर एक पल रुका और फिर वह बात कह दी जो सीधी इशिका के दिल में जाकर लगी। लगता है आपका ध्यान पढ़ाई में कम और कहीं और ज्यादा है, या फिर शायद आप मेडिकल के लायक ही नहीं हैं। जाइए, बैठ जाइए और अगली बार मेरी क्लास में तब आइएगा जब दिमाग साथ लेकर आएंगी। उसने इशिका को क्लास से बाहर नहीं निकाला, मगर भरी सभा में उसकी काबिलियत पर जो सवाल खड़ा किया वह क्लास से निकाले जाने से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक था। इशिका कुर्सी पर ढह सी गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसके लिए पूरा लेक्चर धुंधला हो गया। वह बस समर की आवाज सुनती रही जो अब हथौड़ों की तरह उसके सिर पर पड़ रही थी। लेक्चर खत्म होते ही वह सबसे पहले हॉल से बाहर निकली। लगभग भागते हुए वह अपनी गाड़ी तक पहुंची। घर का रास्ता कैसे कटा उसे खुद नहीं पता। उसका दिमाग सन्न था और दिल के अंदर गुस्से और दर्द का लावा उबल रहा था। घर पहुंचते ही उसने बैग सोफे पर पटका और सीधे किचन में चली गई ताकि अपने गुस्से को बर्तनों पर उतार सके। वह जोर जोर से बर्तन धो रही थी। नल से बहता पानी तेज आवाज कर रहा था, मगर उसके आंसुओं की आवाज उससे भी ज्यादा तेज थी। शाम को समर घर लौटा। घर में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। वह समझ गया था कि तूफान आने वाला है। टाई ढीली करता हुआ वह लॉबी में आया और किचन की तरफ देखा जहां इशिका पीठ किए खड़ी थी। समर ने गला साफ किया और बोला, खाने में क्या है? यह सवाल माचिस की तीली बन गया। इशिका ने हाथ में पकड़ा कांच का गिलास जोर से सिंक पर पटका जो टुकड़ों में बिखर गया।
वह तेजी से पलटी। उसकी आंखों में आग जल रही थी और चेहरा आंसुओं से भीगा था। खाना, आपको खाने की फिक्र है? वह चीख पड़ी। मुबारक हो डॉक्टर समर कुमार, आप जीत गए। आज आपने सबके सामने अपनी अहंकार को तसल्ली दे दी। आपको सुकून मिल गया ना अपनी पत्नी को नालायक साबित करके। समर खामोशी से उसे देखता रहा। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की मगर इशिका पीछे हट गई और उंगली उठाकर बोली, खबरदार जो मेरे करीब आए। आपने आज मेरा तमाशा बनाया। पूरी क्लास मुझ पर हंस रही थी। आपने मुझसे इतना आसान सवाल पूछा और जब मैं घबराहट में जवाब नहीं दे पाई तो आपने मुझे जाहिल साबित कर दिया। क्यों किया आपने ऐसा? समर का चेहरा सख्त हो गया। उसने इशिका की कलाई थाम ली और उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। मैंने सवाल आसान इसलिए पूछा था ताकि देख सकूं कि तुम्हारे नर्व्स कितने मजबूत हैं, मगर तुम फेल हो गई इशिका। समर की आवाज धीमी थी मगर बेहद कठोर। वहां मैं तुम्हारा पति नहीं था, वहां मैं एक डॉक्टर था और तुमने साबित कर दिया कि तुम दबाव झेल नहीं सकती। तुम एक छोटे से सवाल पर लड़खड़ा गई। कल को अगर ऑपरेशन थिएटर में मरीज की जान दांव पर होगी और तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे, तब भी क्या यही कहोगी कि मैं घबरा गई थी? इशिका ने तड़पकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तो आप सिखा देते, मुझे सबके सामने बेइज्जत क्यों किया? आप चाहते तो मुझे सुधार सकते थे, मगर आपने ताना मारा। आपको खुशी मिलती है मुझे नीचा दिखाकर। समर ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर दीवार से लगा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून चमक रहा था। हाँ, मिलती है खुशी, क्योंकि मैं तुम्हें टूटते हुए देखना चाहता हूँ ताकि तुम जुड़कर और मजबूत बन सको। मैं नहीं चाहता कि कल कोई यह कहे कि डॉक्टर समर कुमार की पत्नी सिफारिश पर डॉक्टर बनी है। मैं तुम्हें लोहे जैसा बनाना चाहता हूँ और लोहे को आकार देने के लिए उसे आग में तपना पड़ता है और हथौड़ों की चोट सहनी पड़ती है। आज जो बेइज्जती तुम महसूस कर रही हो उसे अपनी ताकत बनाओ। उसे वह ईंधन बनाओ जो तुम्हें पढ़ने पर मजबूर कर दे। इशिका की सांसें तेज चल रही थी। वह समर की गिरफ्त में थी। उसकी नजरें समर के चेहरे पर टिकी थी, जहाँ सख्ती के पीछे कहीं गहरा दर्द छुपा था। समर ने नरमी से अपने अंगूठे से उसके गाल पर बहता हुआ आंसू पोंछा और धीमे से बोला, मैं दिलों का सर्जन हूँ। दिल जोड़ना जानता हूँ, तोड़ना नहीं। लेकिन कभी कभी जोड़ने के लिए तोड़ना पड़ता है। आज तुम जितना रोना है रो लो, मगर कल जब तुम कॉलेज जाओ तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, आग होनी चाहिए। ऐसी आग जो सबको जला दे और तुम्हें आगे बढ़ा दे। यह कहकर समर पीछे हटा और अपने कमरे की तरफ चला गया। इशिका वहीं दीवार से लगी खड़ी रह गई। उसके दिल की धड़कन तेज थी। समर के शब्द और उसका रवैया उसकी रगों में उतर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह समर से नफरत करे या उसकी उस अजीब सी मोहब्बत को समझे जो उसे तकलीफ देकर मजबूत बनाना चाहती थी। उस रात घर में किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया, लेकिन इशिका ने अपनी किताबें दोबारा खोल ली। इस बार डर की वजह से नहीं, बल्कि एक जिद के साथ कि अगली बार वह समर की आंखों में अपनी काबिलियत की तारीफ देखकर ही दम लेगी। यह जंग अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके अस्तित्व की जंग बन चुकी थी और वह हार मानने वालों में से नहीं थी। वक्त के साथ इशिका मेडिकल के आखिरी साल में पहुंच चुकी थी और अब वह लड़की नहीं रही थी जो कभी तितलियों के पीछे भागा करती थी, बल्कि अब वह एक समझदार, सुलझी और निखरी हुई शख्सियत बन चुकी थी। कॉलेज का विदाई समारोह चल रहा था। माहौल में संगीत और लोगों की बातचीत का शोर था। इशिका ने गहरे नीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके खुले बाल हल्के हल्के उसके चेहरे को छू रहे थे और वह अपने एक क्लासमेट के साथ खड़ी हंस रही थी। खास तौर पर राज, जो क्लास का सबसे शरारती लड़का माना जाता था, वह कोई मजेदार बात सुना रहा था और इशिका बेझिझक हंस रही थी। उसकी हंसी में एक अलग ही चमक और जिंदगी थी। लेकिन थोड़ी दूर पर खड़े समर के लिए वही हंसी किसी तीर की तरह चुभ रही थी। समर वहां बतौर चीफ गेस्ट मौजूद था। वह अपनी कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदलने लगा।
उसकी नजरें बार बार इशिका और राज पर टिक जाती थीं। उसके अंदर एक अजीब सी आग भड़क उठी थी जिसे वह नाम देने से बच रहा था। उसे राज का इशिका के इतने पास खड़ा होना और इशिका का इस तरह खुलकर हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसके माथे पर पसीना आ रहा है और उसकी मुट्ठियां अपने आप कसती जा रही हैं। वह खुद को दुनिया का सबसे संजीदा इंसान समझता था, लेकिन आज वह एक आम पति की तरह जलन महसूस कर रहा था। जब राज ने हंसते हुए इशिका के हाथ पर हल्की सी ताली मारी तो समर का सब्र जवाब दे गया। वह अपनी सीट से उठा और तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था कि आसपास खड़े लड़के लड़कियां सहमकर खामोश हो गए। इशिका ने जब समर को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी हंसी वहीं अटक गई। समर ने बिना कुछ कहे इशिका की कलाई पकड़ ली और सख्त लहजे में बोला, मेरे साथ चलो। इशिका ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, समर, फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन समर ने उसकी बात काट दी। मैंने कहा ना, चलो। वह उसे लगभग घसीटता हुआ हॉल से बाहर ले गया और पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठा दिया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को तेज रफ्तार में आगे बढ़ा दिया। टायरों की आवाज से सड़क गूंज उठी। गाड़ी बहुत तेज चल रही थी। इशिका ने डरते हुए सीट बेल्ट पकड़ ली। समर, ये क्या कर रहे हैं? गाड़ी धीरे चलाइए, हम मर जाएंगे। लेकिन समर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सड़क पर थीं, मगर दिमाग में बार बार राज और इशिका की तस्वीर घूम रही थी। शहर से बाहर एक सुनसान सड़क पर उसने अचानक ब्रेक लगा दिए। गाड़ी झटके से रुकी। इशिका की सांस अटक गई। समर ने स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा और फिर उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। तुम्हें उस लड़के के साथ बहुत हंसी आ रही थी। क्या नाम है उसका? राज। बहुत खुश लग रही थी तुम उसके पास खड़े होकर। इशिका ने हैरानी से उसे देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही समर है जो अक्सर उसे नजरअंदाज कर देता था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपको जलन हो रही है? समर ने उसके दोनों कंधे थाम लिए और उसे अपनी तरफ खींच लिया। हाँ, हो रही है जलन, और क्यों ना हो। तुम मेरी पत्नी हो इशिका। मेरा नाम तुम्हारे नाम से जुड़ा है। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और मर्द तुम्हारे इतने करीब आए या तुम्हें हंसाए। तुम्हारी वो हंसी, वो सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। यह सुनते ही इशिका का दिल तेज तेज धड़कने लगा। समर का यह रूप इशिका के लिए नया भी था और कहीं न कहीं मन को छू जाने वाला भी। उसने हिम्मत जुटाकर समर की आंखों में देखा और धीमे मगर साफ लहजे में कहा, लेकिन आपने ही तो कहा था कि मैं आपके स्तर की नहीं हूँ। फिर यह हक कैसा? समर की पकड़ अपने आप ढीली पड़ गई। उसने इशिका के चेहरे को दोनों हथेलियों में थाम लिया और भारी मगर पछतावे से भरी आवाज में बोला, कौन सा स्तर? कैसी बराबरी इशिका? मैं ही बेवकूफ था। 5 साल तक उल्टी सीधी बातें करता रहा। अब समझ आया है कि तुम सिर्फ मेरे स्तर की नहीं, मुझसे कहीं ऊपर हो। तुम मेरा जुनून हो इशिका, और अपनी चीज पर हक जताना जलन नहीं कहलाता, वो प्यार होता है। समर की यह बदली हुई सच्चाई इशिका के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। उस रात दोनों के बीच जमी हुई बरसों की दूरी पिघल गई। कुछ दिन बाद घर में एक बड़ा सा फैमिली डिनर रखा गया। शहर के कई नामी डॉक्टर आए हुए थे और खास तौर पर डॉक्टर श्रेया भी मौजूद थी। श्रेया हमेशा की तरह सजी सवरी, आत्मविश्वास से भरी और थोड़ी घमंडी नजर आ रही थी। उसने इशिका को ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसते हुए कहा, सुना है तुम आखिरकार डॉक्टर बन ही रही हो। चलो, अच्छा है, कम से कम समर का नाम तो खराब नहीं होगा। इशिका ने बस हल्की सी मुस्कान दी और उसे नजरअंदाज कर दिया। सभी लोग खाने की मेज पर बैठे थे। माहौल खुशगवार था। दादाजी बहुत खुश थे और समर से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। डिनर के बाद समर डॉक्टरों को छोड़ने के लिए बाहर गया, लेकिन डॉक्टर श्रेया अभी भी रुकी हुई थीं। तभी अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया और कुर्सी से फिसलते हुए नीचे गिरने लगे। उनके मुंह से दर्द की हल्की सी आवाज निकली और सांस लेने में तकलीफ होने लगी।
हॉल में अफरा तफरी मच गई। समर अभी डॉक्टर को छोड़कर वापस नहीं आया था, बाहर गया हुआ था। ये क्या हो गया? दादी घबराकर चिल्लाने लगी। डॉक्टर श्रेया जो पास में ही बैठी थी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई, लेकिन इमरजेंसी संभालने की आदत उसमें बिल्कुल नहीं थी। वह बस घबराए हुए स्वर में कह रही थी, ओह नो, इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, कोई पानी लाओ। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वह कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। तभी उस अफरा तफरी के बीच बिजली की तरह एक साया आगे बढ़ा। यह इशिका थी। उसने बिना वक्त गवाए दादाजी को फर्श पर सीधा लिटाया। उनकी हालत बेहद नाजुक थी। इशिका ने तुरंत श्रेया को हल्के से पीछे हटाया और सख्त आवाज में कहा, हटो, पीछे रहो। उसने दादाजी की नब्ज चेक की, जो लगभग महसूस नहीं हो रही थी। एक पल भी गवाए बिना उसने सीपीआर शुरू कर दिया। पूरी ताकत से उनके सीने को दबाते हुए वह एकदम शांत और फोकस में थी। साथ ही उसने ऊंची आवाज में विहान को निर्देश दिया, विहान, जल्दी मेरी मेडिकल किट लाओ और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करो। श्रेया एक तरफ खड़ी कांप रही थी, जबकि इशिका किसी अनुभवी योद्धा की तरह मौत से लड़ रही थी। उसकी आवाज भीग गई थी, लेकिन हाथ बिल्कुल नहीं रुके। दादाजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, आप मजबूत हैं, प्लीज सांस लीजिए। इशिका का माथा पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसके हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुके। उसी वक्त समर भागता हुआ अंदर आया। सामने का मंजर देखकर उसके कदम जैसे जम गए। जिसे वह अब तक नासमझ समझता था, वही इशिका उस समय एक अनुभवी डॉक्टर की तरह उसके दादाजी की जान बचाने में लगी थी, जबकि डॉक्टर श्रेया एक बुत की तरह घबराई हुई खड़ी थी। इशिका ने समर को देखा और ऊंची आवाज में बोली, समर, इनकी नब्ज वापस नहीं आ रही है, मुझे डिफिब्रिलेटर चाहिए, लेकिन वो यहाँ नहीं है। मैं एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन दे रही हूँ। उसने मेडिकल किट से इंजेक्शन निकाला और पूरे आत्मविश्वास के साथ दादाजी के दिल के पास लगाया। कुछ ही पलों में दादाजी के शरीर में हल्का सा झटका आया और उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी सांसें वापस आने लगी। इशिका वहीं फर्श पर बैठ गई और थकान से भरी लंबी सांस ली। समर तेजी से उसके पास आया, दादाजी को चेक किया। खतरा टल चुका था। उसने इशिका की ओर देखा, जिसके हाथ अब भी कांप रहे थे और आंखें आंसुओं से भरी थी। समर ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और सबके सामने गले से लगा लिया। यह दृश्य देखकर श्रेया की नजरें शर्म से झुक गईं। समर ने श्रेया की ओर देखा और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, श्रेया, तुम सही कहती थी कि हॉस्पिटल कोई खेल की जगह नहीं है, लेकिन आज इसी लड़की ने मेरे दादाजी की जान बचाई है, जबकि तुम सिर्फ तमाशा देखती रही। मुझे गर्व है कि डॉक्टर इशिका मेरी पत्नी है। श्रेया बिना कुछ कहे अपना पर्स उठाकर वहां से चली गई। उस रात इशिका ने सिर्फ दादाजी की जान ही नहीं बचाई थी, बल्कि समर का दिल और उसकी इज्जत भी जीत ली थी। समय गुजरता गया और आखिर ग्रेजुएशन का दिन आ गया। इशिका ने गोल्ड मेडल हासिल किया। जब वह स्टेज पर आई तो सबसे आगे बैठा समर तालियां बजा रहा था। उसकी आंखों में गर्व और नमी दोनों थे। डिग्री लेने के बाद इशिका सीधे समर के पास आई और अपनी डिग्री उसके हाथ में थमा दी। समर ने धीमे से कहा, तुमने अपनी शर्त पूरी कर दी इशिका, तुम जीत गई। उसी रात समर उसे अपने कमरे में पूरे सम्मान के साथ पत्नी के रूप में ले गया। कमरे को उसने खुद दुल्हन की तरह सजाया था, लेकिन इस बार वहाँ कोई अजनबीपन नहीं था, सिर्फ प्यार और अपनापन था। इशिका घूंघट ओढ़े बिस्तर पर बैठी थी। उसका दिल किसी नन्ही चिड़िया की तरह तेजी से धड़क रहा था। कभी यह रिश्ता घरवालों की जिद और गलत फहमियों की वजह से बोझ बन गया था, लेकिन अब दोनों दिलों ने उसे अपने विश्वास और प्यार से मजबूत कर लिया था। यह उनके एक नए जीवन की सच्ची शुरुआत थी। दरवाजा खुला और समर कमरे के अंदर आ गया। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और इशिका के पास आकर बैठ गया। कांपते हाथों से उसने इशिका का घूंघट उठाया। इशिका शर्माकर नजरें झुका गई। समर ने उसकी ठोड़ी थाम कर चेहरा ऊपर किया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, आज तुम सच में डॉक्टर लग रही हो, डॉक्टर इशिका। इशिका मुस्कुरा दी। समर ने अपनी जेब से मखमल की एक छोटी डिब्बी निकाली और उसके सामने खोल दी।
उसमें हीरे का बेहद खूबसूरत ब्रेसलेट चमक रहा था। यह दोबारा मुंह दिखाई का तोहफा है, उसने कहा। इशिका ने वह तोहफा लिया, फिर अपने तकिए के नीचे से टेप से चिपका एक पुराना सा डिब्बा निकाला और समर की तरफ बढ़ा दिया। समर ने हैरानी से डिब्बा खोला तो अंदर वही कांच का टूटा हुआ दिल का मॉडल था, जिसे इशिका ने 5 साल पहले तोड़ दिया था और जिसे इशिका ने बहुत संभाल कर जोड़ कर रखा था। इशिका की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने आपका दिल तोड़ा था ना समर, ये उसी की निशानी है। मैंने इसे संभाल कर रखा ताकि हमें हमेशा याद रहे कि मैंने आपको कितना दुख पहुंचाया था। समर ने वह मॉडल एक तरफ रखा और इशिका के हाथ अपने हाथों में लेकर थाम लिया। तुमने कांच का दिल तोड़ा था इशिका, लेकिन बदले में तुमने मेरा असली दिल चुरा लिया था। मुझे तुमसे उसी दिन प्यार हो गया था जिस दिन तुम डर के मारे पर्दे के पीछे छुप गई थी। मैंने खुद को रोका क्योंकि मैं तुम्हें वक्त से पहले बांधना नहीं चाहता था। मैं चाहता था तुम उड़ना सीखो और आज तुमने अपनी उड़ान पूरी कर ली है। अब मुझे भरोसा है कि तुम मेरे साथ चल सकती हो। समर ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके माथे से अपना माथा टिका दिया। आई लव यू इशिका। इशिका ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। आई लव यू टू डॉक्टर समर। कमरे की रोशनी धीमी हो गई। बाहर चांद भी बादलों के पीछे से मुस्कुरा रहा था, जैसे 2 दिलों की सर्जरी पूरी हो चुकी हो और वे हमेशा के लिए एक हो गए हों। गांव में भी शोर मच चुका था कि जिस लड़की को उसके पिता ने बोझ समझकर ठुकरा दिया था, आज वह लड़की डॉक्टर बन गई है, इस गांव की शान बन चुकी है। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ गया। शादी को 1 साल हो चुका था और यह 1 साल उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल था, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को नए सिरे से जाना और समझा। इशिका अपनी हाउस जॉब पूरी कर चुकी थी और समर की निगरानी में प्रैक्टिस कर रही थी। इन दिनों समर इशिका को लेकर ज्यादा सतर्क रहता था क्योंकि उनके घर एक नन्हे मेहमान के आने की खुशी थी। वह रात भी आम रातों जैसी थी। नवंबर की ठंडी हवा चल रही थी और शहर गहरी नींद में डूबा था, लेकिन समर के घर अचानक अफरा तफरी मच गई। रात के 3 बजे इशिका की चीख से समर की नींद टूट गई। जो इंसान घंटों ऑपरेशन थिएटर में खड़ा रहकर मुश्किल से मुश्किल सर्जरी कर लेता था, वही इशिका की तकलीफ देखकर घबरा गया। इशिका दर्द से तड़प रही थी और समर बौखलाकर कभी इधर तो कभी उधर भाग रहा था। उसने जल्दी से इशिका का बैग उठाया, उसे सहारा दिया और गाड़ी तक ले गया। गाड़ी में बैठते ही इशिका ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि समर के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। समर, मैं मर जाऊंगी, बहुत दर्द हो रहा है। समर ने गाड़ी तेज चला दी। इशिका रो रही थी और समर का दिल चाह रहा था कि गाड़ी को पंख लग जाए। उसने इशिका का हाथ थाम लिया। हिम्मत रखो इशिका, बस पहुंचने वाले हैं। गहरी सांस लो, डीप ब्रीथ। इशिका ने दर्द में भी उसे घूर कर देखा। अपनी डॉक्टर वाली सलाह अपने पास रखो। मुझे दर्द हो रहा है और आपको सांस लेने की पड़ी है, ये सब आपकी ही गलती है। मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, इशिका ने करहाते हुए कहा। समर ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। वह जानता था कि लेबर पेन में औरत का दिमाग उसके बस में नहीं रहता, इसीलिए वह खामोशी से उसकी डांट सुनता रहा। अस्पताल पहुंचते ही घर के बाकी लोग भी आ गए। माहौल में घबराहट और खुशी दोनों मिली हुई थी। इशिका को सीधे लेबर रूम में ले जाया गया। अंदर का मंजर किसी जंग के मैदान से कम नहीं था। इशिका लगातार समर को कोस रही थी। उसने समर के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया था। समर, मैं आपका वो दिल वाला मॉडल दोबारा तोड़ दूंगी। अगर मुझे कुछ हुआ तो आपके सारे सूट जला दूंगी। नर्सें और लेडी डॉक्टर मुंह छुपाकर हंस रही थी कि शहर का मशहूर सर्जन अपनी ही पत्नी के आगे कितना बेबस हो गया है। इशिका के नाखून समर की कलाई में गड़ रहे थे और वह दर्द से करहा रहा था, लेकिन फिर भी उसके माथे से पसीने पोंछते हुए प्यार से कह रहा था, बस इशिका, थोड़ी सी हिम्मत और तुम बहुत बहादुर हो। फिर वह पल आ गया जब एक नन्ही सी चीख ने कमरे में गूंजकर जिंदगी की खुशखबरी सुना दी। बधाई हो समर, बेटी हुई है। नर्स ने मुस्कुराते हुए गुलाबी से नन्हे वजूद को
तालियों में लपेटकर समर की तरफ बढ़ाया। समर के लिए दुनिया वहीं थम गई। कांपते हाथों से उसने उस नन्ही सी जान को थामा जो आंखें बंद किए पूरी ताकत से रो रही थी। वह बिल्कुल इशिका जैसी थी, वही चेहरा, वही रंगत। समर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने झुककर बच्ची के माथे को चूमा और फिर इशिका की तरफ देखा, जो थकान के बावजूद उसी को निहार रही थी। चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में ममता की चमक थी। इशिका को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। सुबह का वक्त था, सूरज की किरणें कमरे में फैल रही थी। इशिका जाग चुकी थी और बेड से टेक लगाए बैठी थी। घर के लोग बारी बारी से बच्ची को प्यार कर रहे थे। फिर समर की बारी आई। वह कुर्सी पर बैठकर अपनी बेटी को गोद में लिए ऐसे देख रहा था जैसे दुनिया का कोई अनमोल खजाना हो। बच्ची अब शांत थी और अपनी नन्ही उंगलियां मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी। इशिका ने मुस्कुराकर कहा, बस भी कीजिए समर, नजर लगा देंगे क्या मेरी बेटी को? लाइए, मुझे दीजिए। समर ने धीरे से बच्ची को इशिका की गोद में रखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी बेटी? एक्सक्यूज मी मैडम, ये मेरी बेटी है। देखो, बिल्कुल मुझ पर गई है, कितनी संजीदा और प्यारी। इशिका ने चिढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, इतनी संजीदा है जैसे अभी उठकर बोलेगी, नर्स, मेरा बेबी ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? जरा ध्यान से देखिए, इसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी हैं, बड़ी बड़ी और चमकदार, और नाक भी मेरी तरह सीधी। समर हंस पड़ा। शुक्र है नाक तुम पर गई है, वरना मुझे डर था कहीं अक्ल भी तुम पर ना चली जाए। फिर ये बेचारे मरीजों के दिल की जगह उनके फेफड़ों का ऑपरेशन करने लगती। इशिका ने अपना रखा तकिया उठाकर समर की तरफ फेंक दिया। अच्छा जी, तो मैं बेवकूफ हूँ, याद है ना? इसी बेवकूफ ने दादाजी की जान बचाई थी और गोल्ड मेडल भी लिया था। समर ने तकिया कैच किया और कुर्सी खिसकाकर इशिका के और पास आ गया। उसने इशिका का हाथ अपने हाथ में लिया और थोड़ा गंभीर हो गया। मुझे पता है और मैं मानता भी हूँ कि तुम दुनिया की बेहतरीन डॉक्टर और बेहतरीन माँ हो। मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि अगर ये भी तुम्हारी तरह शरारती निकली तो मेरा क्या होगा। एक इशिका को संभालना ही मुश्किल है, दो शरारती लड़कियों को कैसे संभालूंगा? इशिका ने नखरे से मुंह फेर लिया। संभालना तो पड़ेगा डॉक्टर साहब, आखिर आपने ही तो कहा था कि मैं आपका जुनून हूँ। अब जुनून डबल हो गया है। तभी उसी वक्त बिहान और विनय मिठाई के डिब्बे उठाए शोर मचाते हुए कमरे में घुस आए। वे इस खुशी के मौके से दूर रह गए थे। अरे बधाई हो भैया, आखिर हमारे घर में एक और डॉक्टर आ ही गई। दोनों हंसते हुए बोले। दादाजी व्हील चेयर पर अंदर आए। उन्होंने परपोती को गोद में लेकर ढेरों आशीर्वाद दिए। पूरा कमरा खुशियों से भर गया। समर ने सबकी नजर बचाकर इशिका के कान में धीरे से कहा, वैसे इसका नाम क्या रखें? फिर खुद ही बोला, मैं सोच रहा हूँ इसका नाम तन्वी रखें। इशिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तन्वी क्यों? समर ने शरारत से आंख दबाई। ताकि इसमें थोड़ी सी शांति हो और ये तुम्हारी तरह मेरे कमरे में घुसकर मेरे मॉडल ना तोड़े। इशिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में अब बचपना नहीं बल्कि एक मजबूत औरत का आत्मविश्वास था। उसने समर के कंधे पर सिर रख दिया। शुक्रिया समर, मुझे ताने मारकर मजबूत करने के लिए, मुझे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाने के लिए। समर ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। शुक्रिया तुम्हारा इशिका, मेरे घर को सच में घर बनाने के लिए और इस गंभीर इंसान को जीना सिखाने के लिए। दोनों अपनी नन्ही बेटी को देख रहे थे, जो उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी थी। दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक कर रही थी और मेज पर वही टूटा हुआ दिल का मॉडल रखा था, जिसे समर ने कांच के एक सुंदर बॉक्स में संभाल कर रख दिया था, जिसके नीचे लिखा था, वो गलती जो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हादसा बन गई। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यह एक नई पीढ़ी की शुरुआत थी, जहाँ प्यार, सम्मान और छोटी छोटी नोक झोंक जिंदगी की खूबसूरती बनकर हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। दिलों का बादशाह अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, बल्कि अपने छोटे से परिवार का सच्चा संरक्षक भी था। और डॉक्टर इशिका समर कुमार की जिंदगी में सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसके दिल की रानी बन चुकी थी। दोस्तों, कौन इंसान ज्यादा सक्सेसफुल होगा और कौन
नाम को रोशन करेगा, यह बात जेंडर डिसाइड नहीं करता, बल्कि उस इंसान की मेहनत डिसाइड करती है कि वह तरक्की के कौन से मुकाम पर पहुंचेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं, बल्कि सामाजिक शिक्षा देना भी है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।